हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम साम्य अवस्था है। तो साम्य अवस्था चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, मतलब आंकिक प्रश्न हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिखा है, यदि किसी 1 लीटर के पात्र में 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरी है तो उसके सक्रिय द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, कोई 1 लीटर का पात्र है, इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, कितनी? 1 ग्राम। 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस भरी हुई है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से सक्रिय द्रव्यमान निकालना है हमें हाइड्रोजन का। तो सक्रिय द्रव्यमान निकालने का जो फॉर्मूला है, देखो सक्रिय द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं इस बड़े वाले कोष्ठक से। ठीक है, और हाइड्रोजन का हमें निकालना है तो इस बड़े कोष्ठक में रखेंगे हाइड्रोजन गैस को, और इसका सूत्र होता है मोलों की संख्या। ठीक है, मोल किसके? हाइड्रोजन गैस के मोलों की संख्या, और इस विलयन का आयतन, मतलब उस पात्र का कुल आयतन कितना है। ठीक है, उसका आयतन यहाँ पे रखना है लीटर में। तो मोलों की संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल n से, और आयतन होता है हमारा b में, इसे हम लीटर में रख रहे हैं। और n बराबर कितना होता है? n बराबर w बटे स्मॉल m होता है, ये आप जानते हैं। मोलों की संख्या बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में और उस विलेय पदार्थ का अणुभार। n बराबर w बटे m यहाँ पर रखोगे आप, तो w अपॉन m इंटू v ml में। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ w का मतलब है विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो विलेय पदार्थ आपके पास कौन सा है? हाइड्रोजन है, जो दे रखा है 1 ग्राम। तो 1 यहाँ पर रखोगे, और m का मतलब है उस विलेय पदार्थ का अणुभार। तो हाइड्रोजन गैस का अणुभार आप जानते हैं, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1, मतलब इस H का परमाणु भार कितना होगा? 1, और हमसे पूछा है H2 का, तो 1 गुणा 2 बराबर ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो H2 का अणुभार कितना हुआ? 2 हो गया। तो यहाँ पे आप 2 रखेंगे, और B का मतलब आयतन है, कितना आयतन आपको दे रखा है? वो 1 लीटर है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये 1/2 हो गया। जब इसे आप 2 से डिवाइड करोगे 1 को, तो ये 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 0.5, और इसकी यूनिट आप लिखेंगे तो ये आएगा मोल पर लीटर। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो 0.5 मोल पर लीटर है। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लीटर के पात्र में 8.4 ग्राम नाइट्रोजन गैस है और 6.8 ग्राम अमोनिया गैस है। नाइट्रोजन व अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की गणना करो। तो जैसे पहला सवाल था सक्रिय द्रव्यमान की गणना, उसमें भी हमने की है हाइड्रोजन गैस की। तो इसमें आपको नाइट्रोजन और अमोनिया गैस की मतलब एक्टिव मास कैलकुलेट करना है, सक्रिय द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन का निकालेंगे। तो सक्रिय द्रव्यमान को किससे हम शो करते हैं? ये बड़े वाले ब्रैकेट से। ठीक है, अब नाइट्रोजन का पूछा है आपसे, तो नाइट्रोजन यहाँ पर रखेंगे, और सक्रिय द्रव्यमान का सूत्र आप जानते ही हैं। तो मैं सीधा रख रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने आपको डिटेल में बता दिया है पूरा खोल के। तो यहाँ W बटे M इंटू B लीटर में। ठीक है, इसे हम ऐसे रखेंगे। अब W क्या है? नाइट्रोजन गैस की मात्रा है ग्राम में, कितनी दे रखी है? 8.4 ग्राम। तो 8.4 ग्राम यहाँ पर रखोगे। M क्या है? नाइट्रोजन गैस का अणुभार है। तो एक नाइट्रोजन का मतलब नाइट्रोजन परमाणु का जो परमाणु भार होता है वो 14 होता है। जब N2 का निकालोगे आप, तो 14 गुणा 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 28 हो जाएगा। तो 28 आप यहाँ पर रखोगे। ठीक है, और B का मतलब ये जो पात्र है वो कितने लीटर का है, उसका आयतन कितना है? तो 2 लीटर है, तो यहाँ पे आप 2 रखोगे। ठीक है ना, तो 8.4 और 28 गुणा 2, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 0.15, और इकाई क्या होगी? ठीक है, ये मोल होते हैं W बटे M, तो मोल पर लीटर, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, जब 8.4 में आप 56 से डिवाइड करोगे, 28 गुणा 2 बराबर
56। तो आंसर आपका आएगा 0.15 मोल पर लीटर। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एक्टिव मास था, सक्रिय द्रव्यमान। अब बात करेंगे हम अमोनिया के सक्रिय द्रव्यमान की। तो यहाँ इस बड़े ब्रैकेट में हम क्या रखेंगे, NH3 रखेंगे, जिसका हमें निकालना होता है एक्टिव मास। तो उसको यहाँ पर रखते हैं, फॉर्मूला वो यूज करेंगे W/m × B, ये लीटर में होगा। ठीक है, W का मतलब अमोनिया गैस की जो मात्रा ग्राम में दे रखी है वो कितनी है, तो यहाँ से देखें आप 6.8 ग्राम दे रखी है, तो 6.8 यहाँ पर रखेंगे। और m का मतलब है अमोनिया का अणुभार। तो अमोनिया गैस NH3 है, N का होता है यहाँ पे 14, H का होता है 1, H के यहाँ पे 3 परमाणु है, 3 की गुणा करेंगे तो 14 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 17। तो 17 आप यहाँ पे रखोगे। तो 17 रखने के बाद फिर ये V की वैल्यू, B क्या है, ये जो पात्र आपका कितने लीटर का है, कितना आयतन दे रखा है, तो 2 लीटर है। यहाँ भी हमने 2 लीटर रखा था क्योंकि ये 2 लीटर के पात्र में है, दोनों के दोनों गैस है। तो यहाँ से हम रखेंगे यहाँ पे 2। ठीक है, ये 6.8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 17 × 2 बराबर 34। तो जब 6.8 को आप 34 से डिवाइड करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.2 मोल पर लीटर आएगा। ठीक है, तो नोट करें आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है इसका तीसरा। उच्च ताप पर अभिक्रिया N2 + O2, ठीक है, और ये रिवर्सिबल का सिंबल है 2NO के लिए साम्य स्थिरांक Kc का मान दे रखा है 6 × 10⁻⁴ यदि साम्य अवस्था में नाइट्रोजन का सांद्रण 0.10 मोल पर लीटर है तथा ऑक्सीजन का सांद्रण 0.020 मोल पर लीटर है, तो साम्य अवस्था में NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड का सांद्रण क्या होगा। तो यहाँ साम्य स्थिरांक दे रखा है Kc और द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार जो साम्य स्थिरांक Kc होता है वो क्या होता है, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल, ठीक है, वटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल। ठीक है, ये सूत्र होता है साम्य स्थिरांक का, किसके अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार, जो गुल्डबर्ग और बागे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो उत्पाद इस रासायनिक समीकरण में कौन सा है, नाइट्रिक ऑक्साइड है NO। ठीक है, तो यहाँ NO का सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है, तो सक्रिय द्रव्यमान के रूप में हम NO को ऐसे दिखाएंगे। यहाँ क्या है, 2 है जो इसका स्टोइकियोमेट्री गुणांक है, रस समीकरण में थी गुणांक है, तो ये इसके घात के रूप में आता है। ठीक है, और अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, अभिकारक कौन सा हमारे पास, एक तो नाइट्रोजन है, इसको सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और दूसरा ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखेंगे। और हमसे पूछा गया है NO का सांद्रण क्या होगा। ठीक है, साम्य अवस्था पर NO का सांद्रण पूछा है और ये बराबर किसके है, Kc के। तो हमसे पूछा गया है ये इसका सांद्रण पूछा है और इन दोनों का हमें दिया है Kc, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6 × 10⁻⁴। अब जो हमसे पूछा गया है उसको हम साइड में कर लेते हैं। तो ये हमसे पूछा गया है तो इसको साइड में कर लो। ठीक है, तो इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, ये हो जाएगा Kc और ये N2 का सक्रिय द्रव्यमान और ये है ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान। Kc का मान आपको दे रखा है, ये रहा 6 × 10⁻⁴। तो 6 × 10⁻⁴ N2 का सांद्रण दे रखा है आपको 0.10, तो 0.10 इसका मान हमने रख दिया यहाँ पे। उसके बाद ऑक्सीजन का सक्रिय द्रव्यमान मतलब उसका सांद्रण ये दे रखा है 0.020, तो यहाँ रखेंगे 0.020। ठीक है,
इतना हमने Kc N2 और O2 तीनों के मान जो हमें दे रखे हैं वो हमने यहाँ पे रख दिए है। ठीक है, यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड का जब स्क्वायर है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू है, लेकिन आपसे पूछा गया है NO का सांद्रण क्या होगा, तो वर्गमूल लेंगे। जब NO का सांद्रण आपको निकालना है तो जब वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल जब करेंगे तो इसका आएगा 1.09 गुणा 10 की घात -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। 500 केल्विन ताप पर नाइट्रोजन में हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने के दौरान साम्य अवस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई। नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन गैस की सक्रिय द्रव्यमान कह लो या फिर उसकी सांद्रता कह लो, वो 1.5 गुणा 10 की घात -2 m है। m का मतलब है सांद्रता से ही है, मोलरता है, और मोलरता भी सांद्रता होती है। और हाइड्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान मतलब उसकी सांद्रता दे रखी है 3 गुणा 10 की घात -2 m, तथा अमोनिया की सांद्रता दे रखी है 1.2 गुणा 10 की घात -2 m। तो साम्य अवस्था स्थिरांक की गणना करो। साम्य अवस्था स्थिरांक मतलब Kc का मान पूछा है आपसे। तो यहाँ अच्छा, इस वाले समीकरण को आप एक रासायनिक रूप से हम प्रदर्शित करके दिखाते हैं आपको। ये नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जब ये संयोग करेंगे तो क्या बनेगा, वहाँ से अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, मतलब उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ रिवर्सिबल का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ लगाएंगे आप 3 और यहाँ लगेगा 2। अब ये बैलेंस है पूरी तरह से। ठीक है, और ये सब गैसीय रूप में है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ से आपको नाइट्रोजन का की सांद्रता दे रखी है, हाइड्रोजन की भी दे रखी है और अमोनिया गैस की भी दे रखी है। तो यहाँ से साम्य अवस्था स्थिरांक पूछा है, मतलब साम्य स्थिरांक पूछा है, ऐसे हम कह सकते हैं। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से साम्य अवस्था मतलब साम्य अवस्था पर स्थिरांक अगर हम निकालें तो Kc बराबर क्या हो जाएगा, उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल होता है। तो उत्पाद हमारे पास क्या है, अमोनिया है, NH3 सक्रिय द्रव्यमान लिखेंगे तो बड़े ब्रैकेट में दिखाएंगे, और स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक घात के रूप में आ जाते हैं ऐसे। ठीक है, इसकी पावर के रूप में। इसके बाद अभिकारकों का सक्रिय द्रव्यमान, तो अभिकारक एक तो हमारे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और दूसरा है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने अणु है, 3 है, तो ये घात के रूप में जाएगा 3। ठीक है, तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से अगर हम साम्य स्थिरांक का सूत्र बनाए इस अमोनिया के समीकरण के लिए तो ये बनती है। ठीक है, और हमें इसका मान निकालना है। तो NH3 का सक्रिय द्रव्यमान मतलब उसकी सांद्रता दे रखी है आपको ये 1.2 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है, इसका वर्ग है, बटे नाइट्रोजन का सक्रिय द्रव्यमान दे रखा है आपको 1.5 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और हाइड्रोजन का आपको दे रखा है 3 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और इसका घात 3 करेंगे मतलब इसका होल क्यूब करेंगे। तो यहाँ से 1.2 गुणा 10 की घात -2 इसका वर्ग हो जाएगा, और यहाँ से ये 1.5 गुणा 10 की घात -2। ठीक है, और जब इसके आप इस घन को खोलोगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 27 हो जाएगा। ठीक है, 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा, और 10 की घात जो -2 है और इसका भी घन करोगे आप तो ये आ जाएगा 10 की घात -6। ठीक है, इसके बाद जब इसका वर्ग करोगे आप 1.2 का तो ये कितना आएगा, 1.4 आ जाएगा, और 10 की घात ये -4 आ जाएगा। ठीक है, जब इसके वर्ग को आप खोलोगे तो 1.2 का वर्ग करेंगे तो 1.4 आ जाएगा, और 10 की घात -2 का वर्ग करेंगे तो 10 की घात -4
4 आ जाएगा। तो यहाँ 1.2 गुणा 10 की घात माइनस 2 का जब वर्ग आप करेंगे तो ये आएगा 1.4। ठीक है, 1.2 का वर्ग कितना आ गया 1.4, इसका वर्ग कितना हो गया 10 की घात माइनस के 4। अब 27 की गुणा जब 1.5 में आप करोगे तो ये आएगा 40.5 और 10 की घात माइनस के 6 और 10 की घात माइनस के 2 कितना होगा 10 की घात माइनस 8 हो गया। ठीक है, तो गुणा में घात जोड़ेंगे, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसके बाद जब 40.5 की आप भाग करोगे 1.4 में तो ये आएगा 0.0345। ठीक है, और 10 की घात माइनस के 8 जब यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा 10 की घात 4। तो यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। किसी ताप पर अभिक्रिया N2 + 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। ठीक है, मतलब अमोनिया बनाने की क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है जो हैबर विधि से अमोनिया बनाते हैं। तो वहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लिया है तो अमोनिया गैस का निर्माण हुआ, मतलब 2 मोल बने हैं अमोनिया गैस के। ये तीनों ही गैसीय अवस्था में है कि साम्य अवस्था में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया के आंशिक दाब दे रखे हैं 55, 14 और 28 वायुमंडल। ठीक है, ये ध्यान से देखना इसको। इससे पहले वाले जो हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उसमें सक्रिय द्रव्यमान दे रखे थे, मतलब सांद्रता के रूप में दे रखे थे, वो उनकी सांद्रता दे रखी थी जिन्हें हम इस वाले बड़े वाले कोष्टक में हम व्यक्त करते थे सक्रिय द्रव्यमान को। लेकिन अब की बार क्या दिया है, आंशिक दाब दिए हैं 55, 14 और 28 वायुमंडल। तो अभिक्रिया के साम्य स्थिरांक की गणना करो। तो साम्य स्थिरांक क्या होता है Kp होगा, क्योंकि हम दाब के रूप में ले रहे हैं। अब की बार ध्यान रखना, इससे पहले हम यहाँ पे Kc लिखते थे, Kc। Kc किसके लिए लेते थे, जब हमको सांद्रता दी हुई होती थी और सांद्रता दे रखी है, सक्रिय द्रव्यमान दे रखा है तो हम साम्य स्थिरांक Kc मानेंगे। और अगर हमें दाब दे रखे हैं, आंशिक दाब दे रखे हैं, तो दाब के लिए हम यहाँ साम्य स्थिरांक Kp मानेंगे। ठीक है, P मतलब प्रेशर के लिए शो कर रहा है। सूत्र वही लगेगा जो अब तक हम लगाते आए, सक्रिय द्रव्यमान वाला ही। उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान का गुणनफल, ऐसा Kc बराबर जब हम लिखते थे उसमें लिखते थे ऐसे करके। देखिए यहाँ तो हमें दाब दिया है, तो दाब दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ आंशिक दाब किसका, उत्पाद का, नाइट्रोजन का, तो यहाँ लिखेंगे हम PNH3। ठीक है, और बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ये छोटा वाला ब्रैकेट लगाएंगे हम कोष्टक। उसके बाद अभिकारकों का आंशिक दाब, तो आंशिक दाब किसका, अभिकारकों का। अभिकारक हमारे पास 2 हैं, एक तो नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है। तो आंशिक दाब लिखना है, तो यहाँ आंशिक दाब नाइट्रोजन का, उसके बाद आंशिक दाब हाइड्रोजन का। ठीक है, अब यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है अमोनिया का, तो यहाँ तो आप 2 लगा दोगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक तो उसके घात के रूप में आएंगे ना। और यहाँ N2 का, यहाँ कोई स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है नहीं तो हमने नहीं लिखा है, लेकिन हाइड्रोजन का है यहाँ पे 3 इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, या ये कह लें आप हाइड्रोजन के यहाँ पे 3 मोल है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आसान है, बस इतना याद रखना है। अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान दे रखा है, पदार्थों की सांद्रता दे रखी है, तो आपको बड़े ब्रैकेट में लिखने हैं। ठीक है, और यहाँ लिखना है Kc। लेकिन आपको अगर आंशिक दाब दे रखे हैं तो वहाँ बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाना है, वहाँ छोटा ब्रैकेट लगाना है और आंशिक दाब के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अभिकारकों को भी और उत्पादों के लिए भी। तो वहाँ Kc की जगह पे क्या हो जाएगा, Kp हो जाएगा। तो यहाँ PNH3 का मतलब होता है अमोनिया का आंशिक दाब। तो अमोनिया का आंशिक दाब आपको दे रखा है, कितना है 28 है यहाँ से, तो 28 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ वर्ग करेंगे। और PN2 का मतलब है नाइट्रोजन का आंशिक दाब, तो ये आपको दे रखा है 55। ठीक है, यहाँ 55 लिख लेंगे। उसके बाद PH2 का मतलब है हाइड्रोजन का आंशिक दाब, और ये आपको दे रखा है 14। ठीक है, और इसकी घात 3 करेंगे। ठीक है, ये 3 कहाँ से आया मैंने आपको भी बता दिया है। इसके बाद जब इसे आप सोल्व करेंगे, ठीक है, वायुमंडल की घात -2, ये इसका आंसर हो गया।
ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये अमोनिया निर्माण की रासायनिक समीकरण दे रखी है आपके लिए, और साम्य अवस्था पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया की आंशिक दाब दे रखे हैं 55, 14 और 28 वायुमंडल। तो आपको अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक निकालना है। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम के अनुसार अगर साम्य स्थिरांक आपको निकालना है दाब के रूप में, तो Kp बराबर उत्पादों का आंशिक दाब का गुणनफल बटे अभिकारकों के आंशिक दाब का गुणनफल, ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो उत्पाद हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया का आंशिक दाब दे रखा है आपको 28, यहाँ से लिखा, और उसका वर्ग करेंगे क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक अमोनिया का कितना है, यहाँ पे 2 है, 2 मोल लिए। और Pn2 का मतलब नाइट्रोजन का आंशिक दाब है जो दे रखा है आपको 55, और PH2 का मतलब हाइड्रोजन का आंशिक दाब है जो आपको दे रखा है 14। ठीक है, और इसकी घात 3 करेंगे क्योंकि इसके सूत्र में 3 है, हाइड्रोजन के 3 मोल आपको दे रखे हैं। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे इस वाले पोर्शन को, तो आपका आंसर आना है 5.2 गुणा 10 की घात -3 वायुमंडल, और उसके ऊपर ये -2। ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 400 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए Kc का मान 0.5 पाया गया है। ठीक है, और N2 + 3H2 और रिवर्सिबल 2NH3, मतलब अमोनिया निर्माण की एक रासायनिक समीकरण आपको दे रखी है जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ही गैसीय अवस्था में है। तो इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो R का मान आपको दे रखा है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, ये आपको गैसीय स्थिरांक का मान दे रखा है, यहाँ से आपको Kp का मान निकालना है। तो आपको Kp और Kc में संबंध, या Kp बराबर Kc और RT का पावर होता है यहाँ पे डेल x। तो Kp और Kc में ये संबंध होता है, ये आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक है, और ये अगर सक्रिय द्रव्यमान दे रखा हो तो उसके रूप में साम्य स्थिरांक है। यहाँ पे R क्या है, गैसीय नियतांक है, और T आपका टेम्परेचर है, ताप है जो केल्विन में आपको लेना है, और डेल x क्या है, डेल x है आपका मोलों की संख्या में अंतर। मतलब मैं आपको लिखूँ यहाँ से, तो डेल x का मतलब होता है Np - Nr। Np का मतलब है उत्पाद की मोलों की संख्या, और Nr का मतलब है अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो यहाँ Np मतलब उत्पाद के मोल कितने, यहाँ पे 2। ठीक है, Nr का मतलब अभिकारक के मोल। तो अभिकारक आपके पास 2 हैं, एक तो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो दोनों के मोल कितने हैं, 1 और 3, 4 मोल हैं टोटल। 3 मोल तो हाइड्रोजन के हैं और 1 मोल दे रखा है नाइट्रोजन का, तो 4 मोल हैं यहाँ पे। तो 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, -2। तो डेल x की वैल्यू तो आपने पता लगा ली, -2 आई। ठीक है, उत्पादों के मोल में से आपने माइनस किया है अभिकारकों के मोल, तो -2 डेल x की वैल्यू आई। R का मान आपको दे रखा है। ठीक है, डेल x का मान आपने निकाल लिया, R का मान आपको दे रखा है, T ताप आपको दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से T आपको दे रखा है 400 डिग्री सेल्सियस। अगर इसे आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो 400 में कितना जोड़ना होगा, 273। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 673 केल्विन, क्योंकि आप जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, 273 केल्विन होता है। तो 400 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में चेंज करेंगे तो 673 केल्विन आएगा। तो टेम्परेचर आपको पता लग गया। ठीक है, और Kc ये साम्य स्थिरांक है आपका, और ये भी आपको दे रखा है Kc का मान 0.5, तो Kc का मान भी दे रखा है। तो सारे मान आपके पास आ गए, अब आपको बस रख के गुणा करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। Kp आपको निकालना है, Kc का मान दे रखा है 0.5। ठीक है, R का मान आपको दे रखा है 0.082, और ताप आपको दे रखा है 673। ठीक है, और इसके ऊपर देखो मैं यहाँ से ऐसे ऐसे कर देता हूँ,
ठीक है। आर टी के ऊपर क्या है, डेल एक्स है, तो आर टी इतना हिस्सा है, तो डेल एक्स की वैल्यू कितने रखेंगे, -2, तो -2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक बार मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ जगह कम रह गई है। ये के पी बराबर है 0.5 तो हमने रखा है इस के सी का मान। ठीक है, इसके बाद आर टी, तो आर का मान आपको दे रखा है 0.082 और टी अभी हमने निकाला है 673। ठीक है, और इसके ऊपर कितना आएगा, इसके ऊपर आएगा -2। ठीक है, क्योंकि डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। जब आप इसे सॉल्व करोगे वायुमंडल और ये -2, ये इसकी यूनिट आप लगाओगे तो ये आपका आंशिक दाब के रूप में साम्य स्थिरांक का मान है। ठीक है, तो नोट कर सकते हैं आप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 870 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया CO2 जो गैसीय अवस्था में है प्लस कार्बन जो ठोस अवस्था में है। ठीक है, ये गैसीय अवस्था में है और ये ठोस अवस्था में है और उत्प्लवनीय रासायनिक अभिक्रिया है। उत्पाद के रूप में आपको मिल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड गैसीय अवस्था में। के लिए Kp का मान 10 वायुमंडल है। ठीक है, तो 870 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया के Kc का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो Kp और Kc में जो संबंध होता है वही फॉर्मूला आपको यहाँ यूज करना है। सूत्र क्या है, Kp बराबर Kc इंटू RT की पावर होता है यहाँ पे डेल एक्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने सवाल सॉल्व किया था उस सवाल में आपसे निकलवाया था Kp और यहाँ से पूछा गया है Kc। ठीक है, तो R का मान वही रखना है जो आपने पिछले सवाल में रखा है 0.082। ठीक है, और T का मान 870 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 870 में आप 273 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 70, 80 और ये 90, 1090 केल्विन आएगा। ठीक है, 870 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट किया है केल्विन में, तो 1090 केल्विन इसका टेम्परेचर आएगा। तो आर का मान आपको पता लगा। ठीक है, लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल, आप रखना चाहो तो लिख सकते हैं लीटर वायुमंडल प्रति केल्विन मोल। तो आर का मान ये है, टी का मान ये दे रखा है और Kc का मान आपको निकालना है। Kb का मान आपको दिया है 10, Kp का मान भी आपको दे रखा है 10 वायुमंडल। ठीक है, 10 atm। इसके बाद डेल एक्स, तो डेल एक्स क्या होता है, उत्पाद के मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के मोलों की संख्या। तो उत्पाद के मोल आपके पास कितने हैं, समीकरण आपके पास यदि उत्पाद के मोल कितने हैं 2, उसके बाद अभिकारक के मोल कितने हैं यहाँ पे, तो अभिकारक के मोल पे यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको केवल गैसीय अवस्था वाले ही मोल काउंट करने हैं। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में हमारे पास केवल एक मोल है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का मोल आपको काउंट नहीं करना है क्योंकि वो ठोस अवस्था में है। ठीक है, आपने उत्पाद का मोल किस में लिया है, गैसीय अवस्था में, तो यहाँ आपको गैसीय अवस्था वाला ही मोल काउंट करना है। तो इसे नहीं लेंगे, इसे लेंगे केवल, तो एक मोल है CO2 का, तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो डेल एक्स का मान तुम्हारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से तुमको Kc का मान निकालना है, तो Kc बराबर कितना हो जाएगा, Kp वटे RT के ऊपर क्या आएगा, डेल एक्स आएगा। Kp का मान आपको दे रखा है 10, तो हमने यहाँ पे 10 रख लिया। R का मान कितना है 0.0821 और T का मान कितना है 1090, तो 1090 यहाँ पे रख लिया और डेल एक्स का मान कितना है यहाँ पे 1 है। ठीक है, और जब इसे आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.11 मोल पर लीटर। ठीक है, ये साम्य स्थिरांक Kc का मान आएगा 0.11 मोल पर लीटर। तो इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं टोटल 7, जो साम्य अवस्था वाले चैप्टर से हमने लिए हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें और ऐसे ही यूजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।